इस मंच पर बैठे हुए हमारे कर्नाटक राज्य के इंडस्ट्री मिनिस्टर श्री एम.बी. पाटिल जी, सीनियर लीडर बी.आर. पाटिल जी जो अड़ंद के एमएलए हैं और बहुत सीनियर लीडर हमारे कर्नाटक के हैं। अभी बहुत जोश के साथ तकरीर करे हमारे नौजवान साथी और पतंग राव के सुपुत्र विश्वजीत कदम जी और पृथ्वीराज पाटिल हमारे कैंडिडेट और काजी निजामुद्दीन सूरज हेगड़े महाविकास आघाड़ी के उपस्थित नेतागण, मंच पर बैठे सम्मानित साथियों और मीडिया के मेरे दोस्तों, यहाँ पर जमा हुए मेरे भाइयों बहनों और नौजवान साथियों और किसान भाइयों, मैं आपका ज़्यादा समय लेना नहीं चाहता क्योंकि अभी आपके सामने बहुत अच्छी तकरीरें करके आपको समझाए हैं और खास करके मराठी में कहने के वजह से आपको सब चीजें अब मालूम हो गए हैं। साथियों, ये सांगली जो है बहुत ही बड़ा, जो पहले ये सातारे का भाग था, उसके बाद में ये इंडिपेंडेंट जिला बना। इसी जिले में यशवंतराव चौहान भी, उनका जन्म हुआ। कर्मवीर भाऊ राव पाटिल का भी जन्म हुआ। वसंत दादा पाटिल भी यहीं के हैं और पतंग राव कदम जो एजुकेशन सोसाइटी में बहुत बड़ा रेवोल्यूशन और योगदान उनका है और मिनिस्टर के नाते भी वो बहुत कुछ काम किए, उन्होंने भी यहीं के हैं। इतने बड़े बड़े नेता इस सांगली से आए हैं और इन्होंने सांगली को बढ़ाया है। चौहान साहब हो, वसंत दादा पाटिल हो, पतंग राव कदम हो, कर्मवीर भावरा हो, इनको हम कभी भूल नहीं सकते। सांगली की जनता और कराड़ की जनता, ये बहुत बड़ा देन है उनका आपके लिए। कांग्रेस हमेशा छत्रपति शिवाजी महाराज, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर, महात्मा फुले, सावित्रीबाई फुले, इनके विचारों पर चलने वाली और विश्वास रखने वाली कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस पार्टी ये यूं ही नहीं पैदा हुआ, इसके पीछे महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, अब्दुल कलाम, ऐसे बहुत से नेता लोग इस पार्टी को बनाए और मजबूत करें। महाराष्ट्र के रग रग में शिवाजी महाराज, शाहू जी, फुले, अंबेडकर की विचारधारा बसी है।
कांग्रेस पार्टी के एक एक कार्यकर्ता इन विचारों और सिद्धांतों को जीवित रखने के लिए हर लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। मैं पूछना चाहता हूं, आप शिवा शाहू फुले अंबेडकर के विचारधारा से चलने वाले हैं ना? है ना? क्यों इतनी बारीक आवाज से बोल रहे हो? मेरा जैसा आदमी जोर आवाज निकलता है तो आपकी ओ कर रहे, क्या बात है? ये लोग शिव शाहू फुले अंबेडकर, इनका विचार सिर्फ सांगली, कोल्हापुर, महाराष्ट्र में नहीं पूरे देश में घूमता है। पूरे देश के लोग, हिंदुस्तान के लोग इनको चाहते हैं और इनके विचार को चाहते हैं। क्या ये विचार को आप छोड़ने वाले हैं? पृथ्वीराज पाटिल को हराकर इन विचारों को आप छोड़ना चाहते हैं? हम तो याद करते हैं सभी नेताओं को जो इसको कंट्रीब्यूट किए, जिन्होंने कोऑपरेटिव मूवमेंट को लाया। मैं धन्यवाद आपका करता हूं। आप 3 बजे से यहां बैठे हैं। हमको देरी हो गई इसलिए कि हमने जहां मीटिंग को गए वहां पर आधा घंटा लेट हुआ और लेट पहुंचे। मेरे को अभी जाना था, लेकिन अब अंधेरे में मेरी हेलीकॉप्टर उड़ नहीं सकती। फिर अब मेरे को 100-150 किलोमीटर बाई कार जाना पड़ता है। इस उम्र में मेरा अब 83 चल रहा है। इस उम्र में हम पार्टी के विचारधारा को सपोर्ट करके आपके पास आते हैं। और आप लोग, जो लोग पार्टी से फायदा उठाए हैं, पार्टी से जुड़ के अच्छे अच्छे पदों पे बैठे हैं, अगर वही लोग धोखा दिए तो हमारी पार्टी क्या विचारधारा लेके जीवंत रहेगी? ये आप सोचिए। हम किसी को टीका नहीं करते, टिप्पणी नहीं करते, लेकिन आप सोचिए, जब देश का कांग्रेस पार्टी जब आपको सब कुछ देता है, उसके साथ कभी गद्दारी नहीं करना चाहिए। मुझे खुशी है आपने यहां पार्लियामेंट कैंडिडेट कांग्रेस के सपोर्ट से जीता, ऐसा मुझे हमारे लोगों मुझे बताए। इसीलिए हम उनको भी अपने पार्टी में लेकर उनकी इज्जत करते हैं। मैं जो इंडिपेंडेंट महिला ठहरी है, उनका भी मैं इज्जत करता हूं, क्योंकि ये लोग कभी ना कभी हमसे जुड़े हुए हैं, जुड़े के रहेंगे। मैं उन महिलाओं को, अपने चेनीताला को बोला, भाई वो क्या चाहते हैं वो हम चुनाव के बाद तय करके उनको देंगे। फिर मैं, वेणुगोपाल मेरा सेक्रेटरी है, उसको भी बोल के हमने भेजा, चेनीताला को बोल के भेजा। इसलिए भेजा कि वसंत दादा पाटिल के घराने में कोई फूट नहीं होना,
सांगली में फूट नहीं होना और सिर्फ कांग्रेस पार्टी की एकता रखने के लिए मैंने बार बार अपने लोगों को बोल के आश्वासन दिया, लेकिन मेरा आश्वासन काम नहीं आया, क्योंकि जो लोग सोए हुए हैं उनको हम जगा सकते हैं, लेकिन जो लोग सोने का ढोंग करते हैं उनको उठाना मुश्किल है। और यहां पर बीजेपी बहुत बातें बोल के गए होंगे और बीजेपी के तो इतने नेता लोग आ रहे हैं, जितने सीट महाराष्ट्र में है उससे ज्यादा लीडर लोग यहां घूम रहे, मंत्री लोग घूम रहे। महाराष्ट्र में प्रधानमंत्री तो कई बार आए, होम मिनिस्टर आए, और रिसेंटली कोई आए बोल के सुना कोल्हापुर में, योगी जी। वो योगी जी को क्या हो गया मुझे मालूम नहीं। वहां यूपी हॉस्पिटल में झांसी की लक्ष्मी मेडिकल कॉलेज में आग लग के 10 बच्चे मर गए। ऐसा हादसा हुआ, लेकिन उनका महाराष्ट्र में घूमना बंद नहीं हुआ। अब फिर परसों कल क्या कुछ गए हैं। मैं पूछना चाहता हूं, भाई ये तो असेंबली का चुनाव है, क्या प्रधानमंत्री बनाने का चुनाव है? प्रधानमंत्री तो आप बन गए, बनने के बावजूद भी आपकी अधिकार की दाह जो है अभी समाप्त नहीं हुआ। मोदी साहब कल तक यही थे, अब विदेश में घूम रहे हैं। मणिपुर यहां चल रहा है, लोग मर रहे हैं, आदिवासी औरतों को बेइज्जत किया जा रहा है, वहां रेप हो रहे हैं, लेकिन मोदी मणिपुर को कभी नहीं गए, लेकिन विदेश यात्रा करते फिरे। विदेश यात्रा आज भी विदेश यात्रा कर रहे हैं। अरे पहले तो अपना घर संभालो, उसके बाद देश मजबूत होने के बाद आप कहीं भी फिरो एक आधा, लेकिन सुबह से शाम तक जाना, कभी ट्रंप को मिलना, कभी पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को मिलना, कभी चीन के मिलना, कभी रसिया को मिलना, सब तरह घूम रहे। अरे घूम के लाए क्या? या जो है सो संपत्ति को बचाने के बजाय तुम विदेश में घूमते रहते हो, कांग्रेस को गालियां देते रहते हो। सबसे खतरनाक अगर कोई चीज इस देश में पॉलिटिकली है तो वो बीजेपी और आरएसएस। ये तो जहर के जैसा है। जहर मालूम है ना आपको? ये जहर सांप अगर एक बार काटा तो खत्म आदमी होता है।
जहरीला सांप। तो इसलिए ये जहरीले सांप को आप मार देना चाहिए, ऐसे लोगों को दूर रखना चाहिए और हमारे पार्टी के पृथ्वीराज पाटिल को आप चुन के लाना चाहिए। आप सारे चुन के लाएंगे, हाथ उठाओ। देखो, आपने मुझे आश्वासन दिया है चुन के लाने का, धोखा नहीं होना, धोखा नहीं होगा ना, नहीं होगा ना। देखो, लेकिन ये बीजेपी के लोग बड़े खतरनाक है। रात ये हमारे पास बोलते हैं, खतल रात्रि बोलते हैं कन्नड़ में। तो कब क्या करेंगे, किस भेष में आएंगे, मालूम नहीं होता आपको, क्योंकि खूब पैसा है उनके पास, सत्ता है। और यहाँ महाराष्ट्र में तो चोरी का सरकार है और सब चोर मिलके एक सरकार बनाए हैं। हमने चंद लोगों को पूछा, भाई आप तो चुनाव इलेक्शन में लड़ते हैं विचारधारा के ऊपर, आइडियोलॉजी के ऊपर, लेकिन आप लोग रातों रात भाग रहे हैं, क्यों? नहीं साहब, ईडी, इनकम टैक्स, ऐसे बहुत से हमारे पीछे लगा है, सीबीआई। अरे बड़े बड़े नेता भाग गए, जो कैप्टन थे पार्टी के वो लोग भी भाग गए। अगर जिस लीडर के पास हिम्मत नहीं होता, वो लीडर बनने के काबिल नहीं है। आपको लीडर बनना है, लोगों की हिफाजत भी करना है। अब जब कैप्टन करते हो रहते हो, आपको जिताना भी है, लेकिन रातों रात वही लोग भाग गए। कोई रोते हुए भागा, कोई अपनी कहानी बोलकर भागा, कोई साहब हमको आगे कुछ नहीं मिलने वाला, बस इसीलिए अब इसी बार कुछ मिल रहा है जा तुम बोले। ते काय मराठीत म्हणतात की 50 खोके 50 खोके एकदम ओके। ते सगळे लोक खोकेचे आहेत, ते गेले। पण तुम्ही काँग्रेस पार्टीला मजबूत करा, हे खोके घेऊन जाणार नाही, हे तर त्यांना ठोकून येणार आहे। हे तुमच्यासाठी आणि देशासाठी आणि काँग्रेस पार्टीला मजबूत ठेवण्यासाठी आम्ही त्यांना तिकीट दिलेलं आहे। कारण गेल्या वेळी त्यांनी थोडक्या मतांनी हरले, केवळ 5000 मतांनी हरले। तेव्हा या थोडा गडबड आपल्याकडे होत आहे, केव्हाही झालं तर एक दोनदा त्यांना अपयश मिळाला। पण ह्या वेळेला तुम्ही सगळे मजबूत त्यांच्या पाठीमागे आहात, उभे आहात असं मी समजतो। आणि ज्या वेळेला तुमचा आशीर्वाद त्यांच्यावर आहे, तर त्यांना कोणी हरवणार नाही। जब साथियों, मी तुम्हाला एक सांगायची गोष्ट,
की इंदिरा गांधीजींनी 14 बँकेचं राष्ट्रीयकरण केलं आणि राष्ट्रीयकरणामुळे सगळे नॅशनलाइज बँक गरिबांना लोन द्यायला सुरू केले. नाहीतर ते बँकात कुणी जाऊ शकले नसते. केवळ श्रीमंत श्रीमंत श्रीमंतच लोक गेले असते. नॅशनलायझेशनचं सगळ्यात अगोदर कोणी वेलकम केला असेल तर वसंतदादांनी नॅशनलायझेशन ऑफ बँकला वेलकम केले आणि त्याला जोरदार समर्थन त्यावेळेला दिले. आणि त्याने 3-4 वेळेला 2-3 वेळेला चीफ मिनिस्टर इथं होते. 4 वेळा किंवा मला तर आहे 77, त्याच्यानंतर 78, 83 फेब्रुवारी. खैर जाऊ देते किती मी ते सांग, पण तत्वाला आयडियोलॉजीला त्यांनी मदत केली आणि त्या आयडियोलॉजीवर जे घराणं आलं ते इंदिरा गांधीला, राहुल गांधीला, प्रियांकाला सपोर्ट करावं त्यांनी उभारल्यामुळं ते अप्रत्यक्ष रूपाने बीजेपीकडे फायदा होतो. बीजेपीला फायदा होतोय आणि बीजेपीचे लोक तर असं आहेत, खोटं बोलण्यात मशहूर आहेत. जसं आपले पंतप्रधान आहेत, तो खोटे बोलण्यामध्ये सरदार आहे. तुम्ही म्हणाल एक प्रधानमंत्री होऊन कसा खोटं बोलेल होतो, चांगला माणूस आहे म्हणाल. मी तुम्हाला 2-4 प्रश्न विचारतो, ते त्यांनी सांगितलेलं आहे. ह्या 10 वर्षात त्यांनी काय सांगितलं आणि काय केलं हे मी तुमच्या समोर विचारणार आहे. त्यांनी म्हणलं अगोदर, सत्तेत येण्याच्या अगोदर काय म्हणलं, सगळ्यांना बाहेरून पैसे आणून, काळा पैसा आणून तुम्हाला प्रत्येकाच्या जॉबमध्ये 15-15 लाख देतो म्हणले. दिले 15 लाख? दिले नाही? मिळालं नाही तुम्हाला? अरे प्रधानमंत्री कसं खोटं बोलतोय हो? प्रधानमंत्री खोटं बोलतोय. मग नंतर प्रधानमंत्री म्हणाला 2 कोटी नोकऱ्या मी युवकांना देतो. म्हणला की नाही? म्हणले तर काय तुम्हाला जोरच नाही. 2 कोटी नोकऱ्या युवकांना देशात मिळाल्या प्रतिवर्ष. प्रतिवर्ष 2 कोटी नोकरी देतो म्हणून जे मोदींनी सांगितलं, 11 वर्षात आतापर्यंत 22 कोटी नोकरी द्यायला पाहिजे होती. दिला? मग काय हो, किती खोटं बोलतोय आणि तेही रेटून बोलतोय. त्याच्यानंतर सांगितलं मी नोटबंदी करतो, टेररिस्टला रोकायचं आहे मला, करप्शनला रोकायचं मला. आणि हे नोट करन्सी जे आहेत बोगस निघालेले आहेत त्याला थांबवायचं आहे. हे सगळं सांगितलं महाराज. आणि काय सांगितलं, हे नोटबंदीने देशाला फायदा होईल, तुम्हाला 100 दिवसात हे मी करून दाखवतो म्हणले. त्या नोटबंदीनं 100 दिवसात लोकांचा काहीतरी फायदा झाला? अहो, गरीब लोक
घरात ठेवलेले पैसे आमची आई बहीण हे सगळे नवऱ्याला न सांगता पुढच्या मुलाच्या लग्नासाठी, जन्मदिवसासाठी, सणासाठी ठेवलेले पैसे सगळे गेले आणि श्रीमंत आणखीन श्रीमंत झाला आणि कोऑपरेटिव्ह डिपार्टमेंट मध्ये ते बदलून घेतले. म्हणूनच मोदी शाह यांच्याकडे आज कोऑपरेटिव्ह डिपार्टमेंट आहे. नाहीतर कोणी होम मिनिस्टर आजपर्यंत कोऑपरेटिव्ह डिपार्टमेंट घेतला नाही. आणि पैसे बदलण्यासाठी ते डिपार्टमेंट घेऊन सगळ्यांना थ्रेट, डीसीसी बँकला थ्रेट, कोऑपरेटिव्ह शुगर फॅक्टरीना थ्रेट, एज्युकेशन सोसायटीला थ्रेट, सगळ्यांना हरॅशमेंट करणारा असा माणूस ह्या देशात आहे. आणि खोटं बोलणारा माणूस, त्याला जर तुम्ही प्रोत्साहन दिला आणि त्याच्या पार्टीला जर तुम्ही प्रोत्साहित केला तो आणखीन खोटं बोलत जाईल ना. त्याच्यासाठी त्याच्यापासून हुशार राहा. आणि देशात गरीब होत चालले, श्रीमंत होत चालले. केवळ 5% लोकांच्या हाती 62% संपत्ती आहे. 5% लोकात जवळ 62% संपत्ती आहे आणि 50% गरीबाजवळ केवळ 3% संपत्ती आहे. 3%. मोदीचं हे काम, लूटो और दोस्तों को बांटो. अदानी अंबानी को बांट रहे. अरे भाई, 16 लाख करोड़ रुपए तुम अपने दोस्तों को बांटे, उनका कर्ज माफ कर दिए. कोई किसान का कर्ज मोदी जी ने माफ कर दिया है, लेकिन सोनिया गांधी जी ने, मनमोहन सिंह जी ने 72,000 करोड़ रुपए जो बैंक के थे वो सब कर्जा माफ कर दिया. ये है कांग्रेस. जैसा बोलते हैं वैसा चलते हैं. उसके उल्टा करते हैं. असं उलट करतात त्यांनी. त्यासाठी मी सांगू इच्छितो की 5 वर्षात अदानीची संपत्ती 10 लाख करोड झाला. किती सांगा? 10 लाख करोड 5 वर्षात. असलं काय भारी काम केलंय बा. किती त्यांनी पशिना टपकला असेल, किती प्रयत्न केला असेल. असली कोणती तर एक मशीन असेल किंवा जादूची छडी असेल तर मोदी साहेब, जे छडी तुम्ही 5 वर्षात 10 लाख कोटी रुपये कमवण्याचं आहे ते सगळ्या गरिबांना द्या, तेही कमवतील. मग असं हे लोक आपल्या मध्ये येऊन खोटं बोलतात आणि कोणत्या गरिबाचं काम करत नाही. त्यासाठी तुम्हाला एक होऊन काँग्रेस पार्टीला सपोर्ट करावा. महाआघाडीला आपल्या
महाराष्ट्र विकास आघाडीला सपोर्ट केला तर इथं नवीन सरकार येणार आहे, सरकार बदलणार आहे. आणि तुम्ही म्हणताल काय एक सांगलीचं सीट गेलं तर काय होणार? अहो तुम्हाला माहित आहे आमच्या बीजेपीची सरकार अटल बिहारी वाजपेयी जेव्हा होते त्यांची सरकार केवळ एकच मताने पडली. त्यामुळे एक एक वोट फार महत्वाचा आहे आणि ते सुद्धा महाराष्ट्र विकास आघाडीला अवश्य आहे. तिकडे विचार करा तुम्ही. एक वोट गेलं तर काय होणार, एक निवडून आलं तसं होत नाही. आवश्यकता आहे, त्या आवश्यकतेनुसार तुम्हाला काम करावं लागेल. आणि तुम्ही जर हे काम नाही केला आणि जर बदलावणीची अपेक्षा करत असाल तर तुम्हाला अवश्य 20 तारखेला पोलिंग बूथवर जाऊन मतदान करा. आणि आमचं निशाण हात आहे, पंजा आहे. सांगा आपली निशाण कोणती? आणि मी तुम्हाला शेवटी सांगू इच्छितो की मोदीच्या सरकारमध्ये तरी फारच घोटाळे आहेत. दिल्लीमध्ये, राज्यामध्ये त्याच्यापेक्षा जास्त घोटाळे. कारण एकेकाला 50 खोके दिल तर पैसे कुठून आणणार? कुठून आले पैसे? आणि या सगळ्या लोकांना पैसे देऊन जे सरकार करत आहेत, चालवत आहात, त्याचा अर्थ कुठून तरी चोरी करूनच तुम्ही केलं ना? का तुमच्या घरचे पैसे आणून दिला? त्यासाठी तुम्ही एक होऊन देशाच्या चांगल्यासाठी, महाराष्ट्राच्या उन्नतीसाठी, प्रगतीसाठी तुम्ही सगळे लोक काँग्रेसला मत द्या आणि भारी मताने तुम्ही निवडून आणा. आणखीन एक छोटीशी गोष्ट सांगतो. अमित शाह इथं सगळीकडे फिरून आले. जैसा कि आपको मालूम है, आकाश मध्ये जसं गिधड फिरतात ना, काय म्हणतात तुमच्याकडे? गिधड, हा गिधड, हा फिरतात ना, तसं इथं महाराष्ट्राच्या इलेक्शन मध्ये हेलिकॉप्टर, विमान सगळे फिरवलं आलं. आणि प्रत्येक मिनिस्टर प्रत्येककडे जाऊन जातीचं नाव सांगून, धर्माचं नाव सांगून आणि सगळीकडे म्हणायचं बटेंगे तो कटेंगे. भाई कौन काटने वाला, कौन बांटने वाला? आप ही लोग हो. बांटने वाले भी आप ही और जनता को काटने वाले भी आप ही. यही बीजेपी का है, यही आरएसएस का है. इसीलिए दूसरों के ऊपर उंगली मत उठाओ. और उसको ये कोल्हापुर वाले कैसा आने दिए मुझे मालूम नहीं, क्योंकि योगी कोल्हापुर आता है, ऐसी भाषा बोलता है जिसके खुद के गांव में हॉस्पिटल जल के मर रहे हैं बच्चे, उधर नहीं जा रहा, इधर आ रहा है. अरे भाई तुम्हारा काम कहाँ है, वहां करो, यहाँ क्यों आ रहे? ये तो पार्लियामेंट की, असेंबली की इलेक्शन है. अब उसको निपट लेंगे महाराष्ट्र के लोग. अगर तुम नहीं आते, हम भी नहीं आते थे यहाँ.
अब मोदी फिरना शुरू करा, योगी फिरना शुरू करा, भोगी शुरू किया, शाह शुरू किया, सब करे, फिर हम कांग्रेस वाले चुप बैठ नहीं सकते ना, हमको भी करना पड़ता। तुम्हारे पास पैसे बहुत होंगे, मेरे पास जनता है, मेरे पीछे लोग हैं, मेरे पीछे। जब तक आपका आशीर्वाद है तब तक कांग्रेस पार्टी को कोई हिला नहीं सकता। मोदी जी ने कहा भारत क्या कांग्रेस मुक्त भारत हो गया, मुक्त कांग्रेस मुक्त भारत करेंगे हम। अहो तुम्ही 100दा बोंब मारला तरी कांग्रेस मुक्त भारत होणार नाही। आमचे जे आहे, आमचे जे काय म्हणतात हे लोकतंत्रचे जे हे आहे, इसका नहीं भाई, इसका झाड़ के ये अंदर जाते ना, क्या बोलते उसको, रूट्स, हाँ मुळं, आमचे जे आहे, आमचे मुळं फार आत गेलेत हो। लोकशाहीला टिकवण्यासाठी आम्ही जेवढं काम केलं, नेहरूजींनी जेवढं काम केलं, बाबासाहेबांनी जेवढं काम केलं, तेवढे तुमच्यात कोण आहेत हो? ना देशाला स्वातंत्र्य आणून दिला, ना देशातल्या लोकांना सुरक्षित ठेवला। तुमच्या घरात देशासाठी एक माणूसही काम केलेलं नाही। नुसतं ब्रिटिश सरकारमध्ये नोकऱ्या करायचे, टीचर व्हायचे, क्लर्क व्हायचे, हे कामात तुम्ही गुंतला होता। आणि देशातले लोक स्वातंत्र्यासाठी जेलमध्ये गेले। पंडित जवाहरलाल नेहरूजी अहमदनगरच्या जेलमध्ये जवळजवळ 1000 दिवस होते। 1000 दिवस ते जेलमध्ये होते। तिथं त्यांनी डिस्कवरी ऑफ इंडिया हे पुस्तक लिहिलं। तुम्ही काय करता, 4 दिवस जेलमध्ये असलं तर माफीनामा मागता, उलट देता, नहीं हम कुछ नहीं करने वाले, गड़बड़ छोड़ दो। अब तक मैं पूछता हूं, कितने लोग बीजेपी में, आरएसएस में देश के लिए लड़के मरे हैं, घर छोड़े हैं? कितने लोग हैं बताओ? कोई नहीं। सिर्फ खाना पीना, मजा करना और भाषण देते चलना। हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, क्या हिंदू मुसलमानों का इलेक्शन है? ये तो महाराष्ट्र प्रदेश का, इसकी उन्नति के लिए, इसकी अच्छाई के लिए, लोगों की भलाई के लिए ये चुनाव है। न हिंदू मुस्लिम नहीं, या सिख ईसाई नहीं, या दूसरे और जाति में झगड़ा लगाने का नहीं। आणि मी तुम्हाला सांगतो, मोदी म्हणतात एक है तो सेफ है। भाई सेफ ये नहीं है, क्यों आया तुम्हारे दिमाग में? बटेंगा बोल के क्यों तुम्हारे दिमाग में आया? किसने डाला? बटेंगे तो कटेंगे म्हणणं कुणासाठी? कशाला तुमच्या डोक्यात हे आलं? एक है तो सेफ है, प्रधानमंत्री बोलतो म्हणजे देशाचं एकी ठेवण्यासाठी तुम्ही प्रयत्न करत नाहीत, हे सांगा मला। तुमच्यात काहीतरी खोट आहे आणि तुम्ही देशाला एक करण्यासाठी
तुम्ही तयार नाहीत असं त्याचा अर्थ निघतंय. आणि संविधान ह्याला वाचवायचं आहे. संविधान सगळ्यासाठी आहे. सगळा 18 वर्षाच्या वर चे लोक जेवढे आहे त्यांना वोटिंगची अधिकार, स्त्री हो पुरुष हो सगळ्यांना वोटिंगचा अधिकार ह्या संविधानाने दिलेला आहे. ह्या बाबासाहेबांनी दिलेला आहे, हे नेहरूजींनी दिलेला आहे, हे गांधीजींनी दिलेला आहे. ह्या संविधानाला वाचवणं तुमचं कर्तव्य आहे. हे तुमच्यासाठी तुम्ही प्रयत्न करायचा आहे. लोकशाहीला वाचवणं हे तुमचं कर्तव्य आहे, तुमच्यासाठी, हे दुसऱ्यासाठी नाही. आपण सुरक्षित राहावं हेच माझी अपेक्षा आहे आणि सगळे मिळून राहावं हे मी तुम्हाला सांगू इच्छितो. और एक बार मैं आपसे ये करूंगा कि एकदा बहुत पहले दुनिया के महान यात्री और बौद्ध विद्वान हेवंत सांग महाराष्ट्र के लोगों की विशेषता जिक्र करते हुए ये लिखा है. ये मेरे नहीं शब्द. हेवंत सांग जो 602 साल आफ्टर एडी 664 साल तक उन्होंने जिया. उन्होंने ये विशेषताएं महाराष्ट्र के लोगों के बारे में लिखा. महाराष्ट्र के लोग सद्व्यवहार का आभार मानते हैं. महाराष्ट्र के लोग सद्व्यवहार का आभार मानते हैं. परोपकार की भावना से पीड़ितों की निस्वार्थ सेवा करने को हमेशा तैयार रहते हैं. कळालं तुम्हाला? काही रिएक्शन नाही म्हणजे तुम्हाला कळालं नाही. महाराष्ट्र के लोग सद्व्यवहार का आभार मानते हैं. अगर कोई अच्छा बर्ताव किया तो वो लोग उसका धन्यवाद करते हैं. परोपकार की भावना से पीड़ितों की निस्वार्थ सेवा करने को हमेशा तैयार है. जो मुश्किल में रहते हैं लोग उनको मदद करने में कभी महाराष्ट्र के लोग आगे पीछे नहीं देखते. यही वो चाइनीज बौद्ध धर्म को मानने वाला जो यहाँ पर आया था उसने कहा. परंतु हानि पहुंचाने वाले से, और एक बार पढ़ता हूं, हानि पहुंचाने वाले से बदला लेना तथा अपने अपमान का कलंक धोना अपना कर्तव्य समझते हैं. अगर उनका अपमान होता है वो कभी सहन नहीं करते, लेकिन बाकी के लोगों को वो सम्मान भी देते हैं. तो ऐसा मेरा महाराष्ट्र है, ऐसा हमारा महाराष्ट्र है. इसको आकर यहाँ पर मोदी खेल खेल रहे. अरे तुमने तो शिवाजी का पुतला लगाया, वो गिर गया नहीं. सिंधुदुर्ग में जब मोदी ने उसका उद्घाटन किया दूसरे दिन गिर गया. उज्जैन में सप्त ऋषि के 7 पुतले लगाए, करोड़ों रुपए खर्च किए. मोदी उद्घाटन करे 8 दिन में वो गिर गया. मोदी जी अयोध्या
का उद्घाटन किए मंदिर का, और लोकसभा बिल्डिंग का उद्घाटन करे पार्लियामेंट का, वो दोनों टपक रहे हैं। इनका हाथ गुण है मुझे मालूम नहीं। अयोध्या टपक रहा है, पार्लियामेंट टपक रहा है, सप्त ऋषि के सभी पुतले उड़ गए, शिवाजी का पुतला गिर गया। ये अपमान देश के लिए है, महाराष्ट्र के लिए है, शिवाजी के लिए है। गड़बड़ी में आना, कुछ तो प्रोग्राम दो बोलना, उसको कैंची लगाना, उद्घाटन करना, उद्घाटन करके वो चले, इधर पुतले गिर रहे हैं। ऐसे ये लोग हैं। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ऐसे लोगों को आपको दूर भी रखना है। और एक बात मैं और बोलूंगा कि खुद हमको रिपोर्ट मिला है, बीजेपी के लोग पुलिस के थ्रू पैसे बांट रहे हैं, पैसे ला रहे हैं, और पैसे हर जगह उनके आके पहुंचे हैं। अगर एक सरकार खुद ही पैसे बांटती है तो आप ही सोचिए ये देश में लोकशाही बचेगी? बचेगी लोकशाही? तो ये ऐसे मोदी जी करते हैं। और पुलिस वालों को भी ये कहूंगा, भाई आज उनका राज है, कल हमारे आने वाला है, तो इसीलिए थोड़ा ध्यान से काम करो, अपना काम कानून के तहत निभाओ। मोदी के कानून के तहत, शाह के कानून के तहत अगर निभाएंगे, यहाँ फडणवीस भी नहीं रहेगा और कौन भी, या शिंदे भी नहीं रहेगा, या कोई गठ नहीं रहेगा, उसका कुछ चलने वाला नहीं। वो नहीं आएंगे तुम्हारे को छुड़ाने के लिए। हम ये चाहते हैं निष्पक्षपात चुनाव हो और लोग अपने इच्छा के अनुसार वोट देना चाहिए, और पैसों से कोई किसी को खरीद नहीं सकता। और आखिरी में एक बात मेरे को कहना है कि यहां पर महंगाई बढ़ गई, उसके बारे में मोदी जी को चिंता नहीं। अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी बढ़ी, उसके बारे में मोदी जी कभी कुछ नहीं बोलते। हमारे शेतकारी भाई, किसान भाई परेशान हैं। सोयाबीन, राइट, उसको अच्छी प्राइस नहीं मिल रही है, कॉटन को अच्छी प्राइस नहीं मिल रही है। तुम लोग बाहर से इंपोर्ट करते हो और हमारे किसानों के दाम गिर जाते हैं। इसकी चिंता आपको इसलिए नहीं है कि आप किसान है नहीं। एक तो व्यापारी है, दूसरा उनको पाप बेचारे को खेतों के बारे में मालूम नहीं। जो कहते हैं उनके दोस्त लोग, वही वो करते हैं। तो आप लोगों को सोचना है, आपको क्या सोयाबीन आज उसकी जो लागत ज्यादा हुई है और 4,800 कितना है वो, तो वो 93 इतना है, लेकिन बाजार में अब बिक रहे हैं 3,500 में। अरे उनका भलाई करो ना भाई, और आप ही हुकूमत में हो, हम आगे करेंगे। आगे क्यों भाई? गवर्नमेंट आपके हाथ में है, सेंट्रल गवर्नमेंट आपके हाथ में है। हमारी डबल इंजन की सरकार बोलते हो ना, अरे तुम्हारे डबल इंजन की सरकार यहाँ तो अब घिसर रही है, फिसल रही है,
ये तो अब आने वाली नहीं है, यहाँ आने वाली महाराष्ट्र विकास आघाड़ी की सरकार आने वाली है। और मैं जो भी किसान है, उनका ट्रैक्टर का हो, उनका फर्टिलाइजर का हो, ये जितने भी आज दाम बढ़ रहे हैं, जीएसटी बढ़ रही है, उसका उनको वो ख्याल नहीं करते। इसीलिए हमने ये तय किया सोयाबीन का, उसको 5,000 से 7,000 तक हम सोयाबीन को बोनस के रूप में कर देंगे। और बीमा कंपनियों को मोदी जी ने किसान फसल योजना, क्या प्रधानमंत्री फसल योजना बोलते क्या, बोले 40,000 रुपए उन्होंने ये फसल योजना को, बीमा को जमा कर लिया, 40,000 करोड़। और दिया कितना, उन्होंने उसको वापिस किसानों को कितना दिया, ये सिर्फ 28,000। तो आप ही देखिए, एक एक कंपनी 20-20 हजार, 15,000 फायदा उठा रही है, और वो किसके पैसे हैं, किसानों के पैसे हैं। तो आज और एक बात उनको पूछना चाहता हूं, उन्होंने कहा 5 लाख नौकरियां देंगे। अरे भाई 2,80,000 तो नौकरी खाली है गवर्नमेंट में, क्यों नहीं दिए? ये तो आपकी सरकार है ना, ये तो शिंदे की सरकार है, फडणवीस की सरकार है, अजीत पवार की सरकार है। आगे देने की क्या बात करते हो? पहले है सो दो, है सो नहीं दे रहे, लोगों को तंग और तबाह करके वो आज परेशान कर रहे। इसीलिए भाइयों, बीजेपी को आप सत्ता से हटाना है और आप उनके अन्याय के विरुद्ध लड़ना है। इसीलिए आप तैयार हो जाओ। और मैं आपको एक ही कहूंगा, उनका आवाज क्या है, उन्होंने क्या बोला कि बटेंगे तो कटेंगे, एक है तो सेफ है। मेरा वो नहीं है, मेरा है ये सब वही लोग कर रहे हैं, बांटने वाले भी काटने वाले भी वही लोग कर रहे हैं। मैं आपको सिर्फ 2 स्लोगन बोलूंगा, एक होने का एक, दूसरा देश के लिए जय हिंद का एक मैं बोलूंगा। और एक मैं भूल गया कि माफ करना, आप लोगों को तकलीफ दे रहा हूं। और हे बघा, आमचे 5 गॅरंटी आहेत। पहिली गॅरंटी, आमचं महालक्ष्मी योजना अंतर्गत ते 1,500 रुपये देतात, आम्ही 3,000 रुपये देऊ। और फ्री बस ट्रॅव्हल, मोफत बस आमच्या आईनो तुमच्यासाठी है, फ्री बस। और उसी के साथ चौथा जो है कृषि समृद्धि, इसमें किसानों का 3 लाख रुपए तक कर्ज माफ होगा। और जो
नियमित ऋण देते हैं, ऋण भुगतान करते हैं, उनको 50,000 रुपए बोनस मिलेगा। मैं तो अभी बोला सोयाबीन का 7,000 रुपए पर कुंटल हम देने का वायदा कर रहे हैं। युवक लोकांना आम्ही बेरोजगारों को हर महीने 4,000 रुपए का स्टाइपेंड देंगे। ये हमारा वायदा है, हम वायदा निभाएंगे। कर्नाटक में हम दे रहे हैं, एमबी पाटिल यही है, वो कर रहे हैं कर्नाटक में, फिर उसको भी मोदी झूठ बोल रहे, शाह झूठ बोल रहे। तिथं काही दिलं नाही। अहो काही नाही दिलं तर आता 1.5 वर्ष झालं लोक गप्प बसले होते। आतापर्यंत दंगे केले असते, पण ते लोक देऊ लागलेत। तुमची हिम्मत असेल तर द्या, दुसऱ्यावर टीका करू नका। तेलंगणामध्ये आम्ही दिलो आणि हिमाचल मध्ये 90% आम्ही त्यांचा डिमांड फुलफिल केला। हे खोटं आहे सांगितल्यानंतर आम्ही दिल्लीमध्ये तिन्ही चीफ मिनिस्टरना प्रेस कॉन्फरन्स घेऊन त्यांना सांगायला लावलं की त्यांनी काय काय काम केलेलं आहे। अशी आमची सरकार आहे हो। आणि काँग्रेसचा ही नियत आहे आणि आमचं आता पुढं येणारं सरकार नियतीचं सरकार राहील। म्हणून मी आता शेवटी आलोय की मी म्हणतो आवाज दो। तुम्ही म्हणायचं एक है, मी म्हणतो जय हिंद, आपण सुद्धा जय हिंद म्हणा। आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय कांग्रेस, जय कांग्रेस, जय कांग्रेस। बोलो छत्रपति शिवाजी महाराज की, शिवाजी महाराज की, बाबा साहब अम्बेडकर की। जय हिंद, जय भीम। धन्यवाद।